हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, जो लगातार कुछ पेपरों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम पहला सवाल देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है दोस्तों, कैसी है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। वो होती है दोस्तों मेरी कौन सी, ऑप्शन नंबर 2 ओनम। ठीक है दोस्तों, जो हमारी ओनम होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम ओनम के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरे महत्वपूर्ण आ चुका है। तो ये क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, ओवम होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, ओवम, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है दोस्तों, जो ओवम होता है यह अंडा कोशिका भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है इसे, अंडा कोशिका भी कहा जाता है। किसको, ओवम को। और दोस्तों कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है महिला शरीर के प्रजनन अंग में। ठीक है दोस्तों, जो हमारा महिला शरीर का प्रजनन अंग होता है उसमें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हम इसे क्या कहते हैं, प्रजनन कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है दोस्तों कि जो हमारी ओवम होती है ये कहाँ पाई जाती है, महिला प्रजनन का एक भाग होता है और प्रजनन में ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो ओवम था दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि ओवम शुक्राणु कोशिकाओं से लगभग 20 गुना बड़ा होता है। दोस्तों कैसे, कितना गुना होता है, 20 गुना बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, किससे होता है दोस्तों, शुक्राणु कोशिकाओं से 20 गुना बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका व्यास लगभग कितना होता है दोस्तों, 0.1 होता है। ठीक है दोस्तों, कौन होता है, 0.1 मिमी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये भी अच्छा सवाल है कि इसका व्यास कितना होता है दोस्तों, 0.1 मिमी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, वो होते हैं मेरी ओवम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये भी अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों। ये कह रहा है कि किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों कौन सी, जो हमारी किलिमंजारो है दोस्तों, ये कैसी है, एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, पर्वत श्रृंखला है। और दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों किस महाद्वीप पर, अफ्रीका महाद्वीप पर। ठीक है दोस्तों, किस महाद्वीप पर पाई जाती है, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप होता है दोस्तों, इस पर कौन सी चोटी पाई जाती है, किलिमंजारो चोटी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, पहला पॉइंट क्या कहता है कि किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप पर है। ठीक है दोस्तों, किस पर है, अफ्रीका महाद्वीप पर कौन सी चोटी है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों कितनी, 5895 मीटर है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है, 5895 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, कितनी, किसकी, किलिमंजारो की। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छा सवाल है। ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जो अफ्रीका होता है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, किलिमंजारो होती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों कितनी, 5895 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी होगी, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जब अफ्रीका महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा एक महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों, इससे तीनों ही रेखा होकर गुजरती है दोस्तों। कौन कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल है कि जो अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों को तीनों रेखाएं कौन से निकल कर होकर गुजरती है दोस्तों, ये मेरी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस दिन को अपनाया गया था। दोस्तों जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह था वह किस दिन को अपनाया गया था, किस तारीख को अपनाया गया था। दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस दिन को अपनाया गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो किस दिन अपनाया गया था, वो अपनाया गया था दोस्तों मेरा कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, कब अपनाया गया था, जो हमारा 26 जनवरी 1950 है, इस दिन हमने क्या अपनाया था दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पहला क्या पॉइंट क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, कब, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये अशोक स्तंभ के शेर की राजधानी सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो हमारा सारनाथ है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, इस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, और क्या है ये एक प्रसिद्ध मूर्ति। ठीक है दोस्तों, क्या थी, एक प्रसिद्ध मूर्ति। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बारे में एक और बताया कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक का आदर्श वाक्य
क्या है दोस्तों, सत्यम उजयते। दोस्तों जो किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों, सत्यम उजयते, ये लिया गया है दोस्तों किससे, मेरे मुंडको उपनिषद से। ठीक है दोस्तों, और इसका अर्थ क्या हो दोस्तों, इसका अर्थ है सत्य की हमेशा ही जीत होती है। ठीक है दोस्तों, किसका, सत्यम उजयते का अर्थ क्या होगा दोस्तों, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो इसमें इस सवाल में क्या कह रहा है कि दोस्तों 26 जनवरी राष्ट्रीय चिन्ह किस दिन अपनाया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब दोस्तों एक बात और आती है कि 26 नवंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा 26 नवंबर है हम इसे किस दिन के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 26 नवंबर होता है दोस्तों, हम किस दिन के रूप में मनाते हैं दोस्तों, तो इसे मनाते हैं दोस्तों हम किसे, जो हमारा दोस्तों संविधान दिवस है दोस्तों, हम किस रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि भारत का पंचायती राज के वस्तुकार के रूप में किसे माना जाता है। तो दोस्तों किसके रूप में, पंचायती राज के वस्तुकार के रूप में किसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों किसे माना जाता है, जो हमारे BR मेहता है दोस्तों, हम इसे किस रूप में जानते हैं, पंचायती राज के वस्तुकार के रूप में मानते हैं किसको, BR मेहता को। ठीक है दोस्तों, बलवंत राय मेहता। ठीक है दोस्तों, तो बलवंत राय मेहता को हम किस रूप में मानते हैं, पंचायती राज के वस्तुकार के रूप में मानते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अब जैसे कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा पहला पॉइंट क्या कह रहा था कि बलवंत राय मेहता का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, भावनगर। भावनगर कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि बलवंत राय मेहता का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था मेरे भावनगर में। ठीक है दोस्तों, भावनगर, और भावनगर कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ क्या था, जुड़ाव था। ठीक है दोस्तों, किसके साथ, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसके साथ क्या था, जुड़ाव था। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट कहता है कि उन्हें गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है कि उन्होंने किसके रूप में कार्य किया था दोस्तों, मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है दोस्तों, जो हमारे CM होते हैं दोस्तों, इसके रूप में कार्य किसने करा दोस्तों, बलवंत राय मेहता ने। ठीक है दोस्तों, और किस रूप में, किसके कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पर। ठीक है दोस्तों, और कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, गुजरात में। और उन्हें भारतीय पंचायत राज का व्यवस्था का पिता या वस्तुकार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके, जो भारतीय पंचायती राज है इसके पिता या वस्तुकार के रूप में हम किसे मानते हैं, बलवंत राय मेहता को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि उन्हें भारत के पंचायती राज संस्था को त्रिस्तरीय व्यवस्था की शुरू करने का श्रेय दिया है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण तो सवाल यही है कि दोस्तों कौन सी पंचायती राज है दोस्तों, त्रिस्तरीय है। कौन सी होती है, 3 स्तरीय। ठीक है दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, और इसका पिता किसे माना जाता है दोस्तों, बलवंत राय मेहता को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको, जो हमारे बलवंत राय मेहता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने चालू की थी। ठीक है दोस्तों, तो किसने करी थी, ये करी थी दोस्तों मेरे बलवंत राय मेहता ने। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता होगा दोस्तों जो पंचायती राज है कौन से अनुच्छेद में आता है, ये आता है दोस्तों मेरे 243 में। ठीक है दोस्तों, किस में आता है, 243 में पंचायती राज आता है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता होगा दोस्तों जो पंचायती राज है, पंचायती राज दोस्तों हम क्या होता है दोस्तों, जो पंचायती राज कहाँ पर लागू हुआ था दोस्तों, ये सबसे पहले हुआ था राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में भी कहाँ से, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, नागौर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि म्यांमार देश की राजधानी क्या है। दोस्तों जो हमारा म्यांमार देश है इसकी राजधानी क्या है। सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए, म्यांमार हमारा दोस्तों पड़ोसी देश है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, पड़ोसी देश है, और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, देखें सभी डीपली दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों, नापीडो है। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, नेपीडो। कौन सी, कहाँ की राजधानी है दोस्तों, म्यांमार की। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को पता होगा दोस्तों म्यांमार की पहली राजधानी क्या थी दोस्तों, रंगून थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी, जो हमारी रंगून थी ये पहली राजधानी थी इसकी, फर्स्ट राजधानी कौन सी थी दोस्तों, रंगून। और रंगून के बाद अब कौन सी बनी है दोस्तों, ये बनी मेरी नेपीडो। ठीक है दोस्तों, और कब बनी है, 2005 के अंदर। ठीक है दोस्तों, कब बनी, 2005 के अंदर मेरी कौन सी राजधानी बन गई म्यांमार की दोस्तों, नापीडो। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मेरा ऑप्शन नंबर 3 नेपीडो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन वसा में घुलनशील है। दोस्तों कौन सी विटामिन है दोस्तों जो वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हमारी बी और विटामिन सी है, इसे छोड़कर दोस्तों जितने विटामिन होती है हमारी किस में घुलती है, वसा में घुलती है। दोस्तों जो बी और सी किस में घुलती है, पानी के अंदर घुलती है। ठीक है दोस्तों, किस में घुलती है, पानी में। और दोस्तों जो बाकी बच गई A, D, E और K, दोस्तों ये जो बची कीड़ा
कीड़ा जो बचा दोस्तों ये किस में घुलती है, ये वसा में घुलती है। ठीक है दोस्तों, किस में घुलती है, वसा में घुलती है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को पता होगा, हम देखते हैं बी और सी किस में नहीं है। तो दोस्तों इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। ठीक है दोस्तों, और इसमें बी है। तो दोस्तों कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 ए और डी। ठीक है दोस्तों, कौन सी होगी, ए और डी हम किस में नहीं घुल सकते दोस्तों, ए और डी किस में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों मेरा, ऑप्शन नंबर 3 ए और डी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम विटामिन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं तो दोस्तों मेरे विटामिन B1, तो दोस्तों मैंने बी के कुछ भाग लिए हैं दोस्तों, जितने भी मेरे विटामिन बी के भाग हैं मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि विटामिन बी के भाग बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन सवाल में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप सभी को देखते हैं दोस्तों विटामिन बी, अब इसने दोस्तों जो विटामिन B1 है इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थायमीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, थायमीन। आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है दोस्तों कि विटामिन बी का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, विटामिन B1 का या B2 का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल पूछता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि विटामिन B1 का नाम क्या होगा दोस्तों, थायमीन हो गया। और विटामिन B2 का नाम क्या होता है दोस्तों, राइबोफ्लोविन होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, राइबोफ्लोविन किसको कहते हैं, विटामिन B2 को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और विटामिन B3 को हम बोलते हैं दोस्तों नियासिन। कौन से बोलते हैं, नियासिन। किसको बोलते हैं दोस्तों, विटामिन B3 को हम बोलते हैं दोस्तों नियासिन। अब दोस्तों विटामिन B5 आ गया, तो विटामिन B5 को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, जो पेंटोथेनिक अम्ल होता है हम इसे क्या बोलते हैं, विटामिन B5 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और विटामिन B6 किसे बोलते हैं दोस्तों, पायरोडेक्सिन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, जो हमारी पायरोडेक्सिन होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, विटामिन B6 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और विटामिन B7 किसे कहते हैं दोस्तों, हम विटामिन B7 बोलते हैं हम बायोटीन को। ठीक है दोस्तों, किसे बोलते हैं, बायोटीन को हम क्या बोलते हैं, विटामिन B7 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन B7 को हम बायोटीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और विटामिन B9 का नाम क्या होगा दोस्तों, इसे फोलिक अम्ल बोलते हैं या फोलेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फोलेट या फोलिक अम्ल हम किसे बोलते हैं दोस्तों, विटामिन B9 को बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें विटामिन B12 आया है, तो विटामिन B12 को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम साइनोकोबालामीन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, कोबाल्टामीन या साइनोकोबालामीन बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाने वाला है दोस्तों कौन सा होता है, विटामिन B12 होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी विटामिन B12 होती है दोस्तों इसका हम क्या नाम होता है, इसे बोलते हैं हम साइनोकोबालामीन। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछता है कि विटामिन B12 में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जो विटामिन B12 है इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या पाया था, कोबाल्ट। और कोबाल्ट में से हम क्या होता है दोस्तों, कैंसर का इलाज होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन B12 के दोस्तों कोबाल्ट 60 से हम किसका इलाज करते हैं दोस्तों, कैंसर का इलाज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब विटामिन C को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्कर्बिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विटामिन थे दोस्तों जिनको मैंने आपके नाम लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। विटामिन B को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थायमीन। विटामिन B1 को बोलते हैं दोस्तों हम क्या, थायमीन। और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 को पेरोडोक्सिन। ठीक है दोस्तों, विटामिन B7 को बायोटीन, और विटामिन B9 को फोलेट या फोलिक अम्ल, और दोस्तों विटामिन B12 को बोलते हैं दोस्तों हम क्या, कोबाल्टमीन। और दोस्तों जो विटामिन C होती है तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, एस्कर्बिक अम्ल विटामिन C को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा कौन सा होता है, विटामिन B12। जो दोस्तों जो हमारी विटामिन B12 होता है दोस्तों ये वाला, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और दोस्तों कोबाल्ट 60 का हम प्रयोग किस में करते हैं, कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं दोस्तों हम कैंसर के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों विटामिन B को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये विटामिन B के कुछ महत्वपूर्ण भाग थे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद। और दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है दोस्तों, तो